ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। पहले ये सूर्य ग्रहण किस तारीख को लग रहा है, कितनी अवधि को लग रहा है? 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण रहेगा ये, और गुरुवार के दिन सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है ये 7:05 से, चूँकि ये भारतीय समय अनुसार शुरू होगा तो 7:05 प्रातः से और 12:29 दोपहर तक रहेगा। अर्थात सूर्य ग्रहण पूरे 5 घंटा 24 मिनट का होगा। और इतनी लंबी अवधि का सूर्य ग्रहण ये खग्रास श्रेणी में आता है, अर्थात जब सूर्य का एक भी हिस्सा पृथ्वी से दिखाई नहीं दे तो उसे खग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं, और ये विदेशों में शोध का विषय बनेगा। पंडित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस जो ज्योतिष गणना के आधार पर क्या युति बनेगी जब ये सूर्य ग्रहण लगेगा? सूर्य ग्रहण के समय पर अगर देखा जाए तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, और ये राशि परिवर्तन करके, और जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में पहुंचेंगे तो मेष राशि में जो स्थितियां बनेंगी वो त्रिग्रही योग की बनेंगी। अर्थात एक तो ग्रहण योग बनेगा जो राहु और सूर्य की स्थिति एक साथ होने के कारण बनेगा। त्रिग्रही योग में राहु, गुरु और सूर्य ये तीनों त्रिग्रही योग बनाएंगे। ऐसे में राहु और गुरु से होने वाली युति गुरु चंडाली योग का निर्माण करेगी। वहीं सूर्य और राहु से होने वाली युति ग्रहण दोष का निर्माण करती है। ये दोष आकाश मंडल में काफ़ी लंबे समय के लिए विद्यमान हो जाएंगे। तो काफ़ी आकाश मंडल में ये बड़ी खगोलीय घटना है। पंडित जी, ज्योतिषीय आधार पर, एस्ट्रोलॉजी के आधार पर ये घटना कितनी महत्वपूर्ण है, इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे विश्व में जहाँ जहाँ ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर क्या कुछ असर होगा? ग्रहण एक दृश्य पर्व है, और जहाँ भी ग्रहण दिखाई देता है वहाँ का क्षेत्र तो दूषित होता ही है, अन्य क्षेत्र भी दूषित हो जाते हैं। ऐसे में ये ग्रहण अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस इत्यादि जो देश हैं ये इस ग्रहण की चपेट में आ रहे हैं। यहाँ से ग्रहण खग्रास स्थिति में देखेगा। अर्थात चूंकि ये ग्रहण का जो संपूर्ण क्षेत्रफल, अधिकतर क्षेत्रफल इस सूर्य ग्रहण का ये महासागरों को कनेक्ट कर रहा है, महासागरों से दृश्य हो रहा है। प्रशांत महासागर का क्षेत्र अधिकतर इसमें आ रहा है, हिंद महासागर का क्षेत्र इसमें अधिकतर आ रहा है। तो चूंकि सागर का क्षेत्र अधिकतर दृश्य हो रहा है, ऐसे में जो विकार पैदा होंगे या जो स्थितियां अनुकूल नहीं होंगी, क्योंकि ये ग्रहण अपने नाम के अनुसार कार्यों में और ग्रहण लगाने वाले होते हैं। तो ऐसे में चूंकि ये ग्रहण मेष राशि पर पड़ रहा है, जब मेष राशि में सूर्य 6 अंश पर होंगे तो 6 अंश के सूर्य पर ये ग्रहण मेष राशि में पड़ेगा। ऐसे में मेष राशि से संबंधित जितने भी विदेशी देश हैं, विदेशी हैं या देश हैं, या मेष राशि से संबंधित जो शहर हैं, या मेष राशि से संबंधित जो व्यक्ति हैं, और मेष राशि चूंकि राजनीतिक राशि है, पृथ्वी की राशि है, और गोला बारूद, पुलिस, मेडिकल इत्यादि की राशि है, तो जहां जिस राशि में ग्रहण पड़ता है वो राशि तो प्रभावित होती ही है, उसके सामने वाली जो दृश्य राशि है वह भी प्रभावित होती है। अर्थात मेष और वृश्चिक राशि पर विशेष तौर पर इस ग्रहण के प्रभाव देखे जा सकते हैं। पंडित जी, आपने राशियों का यहाँ पे जिक्र किया, लेकिन सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझना चाहेंगे, क्योंकि इस समय रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगातार तीव्र होता जा रहा है, और अभी हाल ही में इजराइल और लेबनान के बीच में भी जो है एक दूसरे के ऊपर काफ़ी हमले किए जा रहे हैं। ये जो विश्व में हो रहा है इस समय, जो तमाम जो घटनाक्रम हो रहा है, चीन भी ताइवान को लेकर लगातार आक्रामक नीति अपना रहा है। भारत के भी कई क्षेत्रों में चीन ने नामकरण बदलने की कोशिश करी। तो इन परिदृश्यों को देखते हुए आपसे समझना चाहेंगे ऐसे कौन से जो राष्ट्र हैं जहाँ पर इस ग्रहण का काफ़ी असर होगा, और विश्व में क्या युद्ध की स्थिति किस तरह की बनती दिखाई दे रही है आने वाले दिनों में? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब भी ग्रहण पड़ते हैं और खग्रास ग्रहण पड़ते हैं तो सबसे पहले तो ये प्राकृतिक वातावरण को दूषित कर देते हैं। प्रकृति में घटना दुर्घटनाएं प्राकृतिक
दुर्घटनाएं होती ही हैं, लेकिन मानवीय दुर्घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव अमेरिका जैसे देशों में, चूंकि अमेरिका की मेष राशि है और मेष राशि से संबंधित जितने भी देश हैं और अभी जो यूरोप और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इसको ये बढ़ाने वाला होगा और विकराल स्थिति को निर्मित कर सकता है। तो अन्य देशों के बीच में चूंकि ये ग्रहण त्रिकोणात्मक युति में हो रहा है, अर्थात राहु, सूर्य और गुरु की त्रिगुणात्मक जो स्थितियां बन रही हैं, जो त्रिग्रही योग बन रहा है, उसमें हो रहा है। अतः ये तीनों शक्तियां, जैसे कि यूरोपीय शक्ति, चीन की शक्ति और अमेरिकन शक्तियां, नाटो देशों सहित, ये एक बाडंबर में फंस सकती हैं। इससे इनका नुकसान हो सकता है। कई प्रकार से प्राकृतिक प्रकोप भी युद्ध को थोड़ा सा और भयावह कर सकते हैं। और देखा जाए तो युद्ध में किसी भी प्रकार की कोई ग्रहण से कोई रोक नहीं लगेगा, बल्कि इस ग्रहण के प्रभाव से युद्ध में और तेजी आ जाएगी। हो सकता है ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल इस ग्रहण के प्रभाव से हो जाए कि जो पहली बार हो रहे हैं, और ऐसे जो ग्रहण के प्रभाव होते हैं, चूंकि ये खग्रास ग्रहण है और विदेशों में तो चूंकि कई ऐसी जगह पर, फिलिस्तीन, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जो देश हैं, वहां पर कुछ समय के लिए अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि ये पूरे संपूर्ण सूर्य के 1.030 मतलब 1.30 अंश के, अर्थात पूरे सूर्य के इतने भूभाग पर 1% पर ये पूरा ग्रहण आ रहा है। ऐसे में ये खग्रास ग्रहण जब पृथ्वी से आएगा तो पृथ्वी वासियों को, पृथ्वी में जहां ग्रहण की छाया दिख रही है, वहां पर ये हलचल मचा सकता है। वहाँ पर हलचल मचा सकता है। पंडित जी, ये यानी कि आप कह रहे हैं कि युद्ध और गहरा हो सकता है, और आप बता रहे हैं कि जिस तरह से काफ़ी घातक हथियारों का भी अब इस्तेमाल हो सकता है। जी, मानवीय उपद्रव तो निश्चित है। और हलचल की अगर बात करें तो ये चूंकि ग्रहण का जो प्रभाव है, नाम के अनुसार ग्रहण तो सभी कार्यों में ग्रहण लगाने वाला है, हमारे सुख शांति में ग्रहण लगाने वाला है। तो ऐसे में ये तीन, चूंकि ये गुरु के साथ में ये ग्रहण हो रहा है, सूर्य जिस समय पर ग्रहणरत होगा उस समय पर गुरु उनके साथ में होगा, साथ ही राहु भी उनके साथ में होगा। तो राहु, सूर्य और गुरु, तो गुरु के प्रभाव से जो धार्मिक उन्माद बढ़ेगा, धार्मिक स्थलों पर संकट की स्थितियां बन रही हैं, धार्मिक यात्री जहां पर खड़े हैं उनको असुरक्षा की स्थिति बनेगी। अर्थात चूंकि ऐसे समय पर यह ग्रहण हो रहा है जब गुरु अस्त चल रहे हैं, और गुरु अस्त में ही अपनी राशि परिवर्तन करके ग्रहण वाली राशि मेष में पहुंच रहे हैं, जहां पर सूर्य पहले से ही राहु के साथ में ग्रहण दोष बना रहे हैं। तो ऐसे में ये मतलब जो खग्रास ग्रहण है, ये पृथ्वी में हलचल, सभी प्रकार की हलचल ला सकता है। राजनीतिक हलचल और पृथ्वी में हलचल और प्राकृतिक हलचल, ये सभी प्रकार के हलचल जो है तो देने में ये सक्षम है। ये ग्रहण बहुत ही प्रभावी है और खग्रास ग्रहण है, और इसके जो है तो परिणाम दूरगामी होते हैं। जो हमारा सूर्य ग्रहण होता है उसके परिणाम आगामी 3 महीने तक परिलक्षित होते हैं। चंद्र ग्रहण के जो परिणाम होते हैं वो 1 महीने तक होते हैं। पंडित जी, आपने चूंकि ग्रहण की अलग अलग वैरायटी आपने बताई है, उनके अलग अलग दृष्टिकोण बताए, आपसे समझना चाहेंगे कि पूर्ण सूर्य ग्रहण और खग्रास सूर्य ग्रहण में क्या अंतर है? जी, पूर्ण सूर्य ग्रहण में जो स्थितियां बनती हैं उसमें सूर्य तो ढक जाता है पूरी तरह से, लेकिन उसके जो बॉर्डर में है वो बॉर्डर में कंकणाकृति स्थिति दिखती है, अर्थात कंगन के सरीखे सूर्य दिखने लगता है, उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। खग्रास सूर्य ग्रहण में किसी भी प्रकार का कोई छाया भी नहीं दिखती है, अर्थात कहीं पर सुदूर स्थानों पे जहां पर इस ग्रहण की छाया जहां से देखी जाती है, वहां पर उन क्षेत्रों में 5 मिनट के लिए अंधेरा छा जाता है, अर्थात दिन में भी रात हो जाती है। तो ऐसे में उसको खग्रास सूर्य ग्रहण बोलते हैं, जब पूरा सूर्य ग्रसित हो जाता है। इसी प्रकार से इसकी कई अवस्थाएं होंगी। जब ग्रहण की शुरुआत होगी उस समय पर कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा, अर्थात थोड़ा सा जो है तो कंकणाकृति में आएगा। फिर ये अर्ध चंद्र ग्रहण कहलाएगा, आधा सूर्य ग्रहण कहलाएगा।
तो आधा सूर्य जब ढकेगा, आधे सूर्य पर ग्रहण पड़ेगा, तो वो एक अलग अवस्था होगी। इसके बाद जब आधे से ज़्यादा परसेंटेज में सूर्य जब दिखेगा तो उस ग्रहण को कंगनाकृति, कंकड़ाकृति, ऐसे अंगूठी के आकार का ग्रहण बोलेंगे। और इसके बाद जब ग्रहण पूरा खग्रास हो जाएगा तो इसको खग्रास ग्रहण बोलेंगे। फिर इस ग्रहण का जो परिमाप होता है, इस ग्रहण का उद्धार होता है और ग्रहण जैसे मोक्ष की ओर आएगा तो ग्रहण की जो स्थितियां हैं सूर्य की फिर बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे जैसे सूर्य की स्थितियां हम निर्मित हुई थी, तो उसी प्रकार मोक्ष के दौरान जब सूर्य में ग्रहण का मोक्ष होगा तो उस समय पर वही स्थितियां फिर से निर्मित होंगी। तो ये ग्रहण खास तौर पर 4 प्रकार के ग्रहण निर्मित करेगा। अर्थात हमको देखने में तो एक ही एक ग्रहण लग रहा है, लेकिन ये 4 प्रकार के ग्रहण की स्थितियां निर्मित कर रहा है। 4 प्रकार के ग्रहण की स्थितियां निर्मित कर रहे हैं। पंडित जी, भारतवर्ष को लेकर ये ग्रहण क्या अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा? किस तरह के प्रभाव इस ग्रहण के भारतवर्ष में देखने को मिल सकते हैं? जी आशुतोष जी, देखा जाए तो चूंकि भारतीय जो भूभाग है और भारतीय क्षेत्र हिंद महासागर में ग्रहण का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है और वहाँ पर खग्रास की स्थितियाँ बन रही हैं, तो ऐसे में समुद्री हलचल और भारतीय जो तटीय शहर हैं उसमें सुनामी इत्यादि की संभावनाएं बहुत ही बलवती हो गई हैं। साथ ही ये जो अमावस्या का समय है और इसके बाद आने वाली जो पूर्णिमा है, 15 दिन बाद ही पूर्णिमा आएगी, तो उसमें भूकंपन की स्थितियां पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखी जा सकती हैं। अर्थात दिल्ली और इसके आसपास का जो पूर्वी क्षेत्र है और नर्मदा तटीय क्षेत्र भी इस भूकंपन से प्रभावित हो सकता है। विदेशों की अगर बात करें तो विदेश में तो इसके प्राकृतिक प्रकोप रहेंगे ही। कई देशों में सुनामी और भूकंप से स्थितियां गड़बड़ा सकती हैं, लेकिन भारत में भी इसका प्रभाव अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि भारत में मेष राशि से संबंधित राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये प्रभावित हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश इत्यादि में भी प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति बन सकती है। तो ऐसे मतलब मेष राशि से संबंधित जो देश हैं वो प्रभावित होंगे, तटीय क्षेत्र प्रभावित होंगे। और चूंकि जब कोई ग्रहण पड़ता है तो सभी कार्यों में ग्रहण लगाता है, अशांति की स्थितियां निर्मित करता है, गुरु इसमें सहायक है, तो सामाजिक व्यवस्थाएं भी बिगड़ सकती हैं। भारत में चूंकि अनेक प्रकार से जो दंगे फसाद की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं, और ऐसे में ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसका प्रभाव राजनीति में भी पड़ना शुरू हो जाएगा। जी, आपने 2 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई हैं, और बल्कि 3 आप बता चुके हैं भारतवर्ष को लेकर। एक तो तटीय क्षेत्र यानी कि जो कोस्टल इलाके, वहाँ पर जो है सुनामी जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है। आपने दूसरा जो शब्द कहा अरुणाचल को लेकर, अरुणाचल में इस समय लगातार चीन जो है वो दुस्साहस करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। क्या कुछ परिणाम इस सूर्य ग्रहण की वजह से अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में हमें देखने को मिल सकते हैं? निश्चित तौर पर अरुणाचल प्रदेश में तनातनी वाली स्थिति बनेगी, और चीन के लिए भी एक ये निश्चित हो गया है कि चीन भारत में कोई ना कोई खुराफात करेगा। और क्योंकि तटीय क्षेत्र चीन से अरुणाचल प्रदेश आता है तो वहाँ पर ग्रहण का प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ने वाला है। और चीन की स्थिति अगर देखी जाए तो वो पहले से ही इस टाइप की हरकतें कई बार कर चुका है, और ग्रहण के प्रभाव में आने के बाद ये निश्चित तौर पर प्रभाव करेगा। चीन भी मेष राशि से संबंधित देश है, अमेरिका भी मेष राशि से संबंधित देश है, लेकिन ये बड़ी शक्तियां हैं, ये त्रिकोणात्मक शक्तियां हैं, यूरोप सहित चीन, अमेरिका और यूरोप। अब सोचिए कि ये तीनों त्रिकोणात्मक शक्तियों पर ग्रहण का प्रभाव है, तो ऐसे में ये तीनों जो शक्तियां हैं ये भारत को घेर सकती हैं, भारत को प्रभाव में लेने के लिए अपने अपने हथगंडे अपना सकती हैं। लेकिन अगर भारत की प्रभाव राशि पर बात करें तो भारत की जो प्रभाव राशि मकर है, तो उसके जो स्वामी शनि हैं वो वर्तमान समय पर बहुत ही उच्च पोजीशन निर्मित किए हुए हैं। तो अखंड ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश शनि भारत को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे में अन्य देश जो हमारे मित्र देश हैं या जो हमारे शत्रु देश हैं, ये भारत का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही के पहले भारत की जो शक्ति है वो इनकी बढ़ती देख करके इनको ईर्ष्या जरूर हो सकती है। उस ईर्ष्या और द्वेष की भावना को रखते हुए ऐसी कुछ हमले या अन्य देश षड्यंत्र कर सकते हैं, लेकिन अंततः भारत अपने एक लक्ष्य को कायम करेगा और भारत पूरे विश्व में
अपना दबदबा बनाएगा, लेकिन ये भविष्य की बातें हैं। देखा जाए तो वर्तमान की जो स्थिति है, ग्रहण के जो प्रभाव से आगामी 3 महीने वो थोड़ा सा विदेशी ताकतों के षड्यंत्र से भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्क रहने की आवश्यकता है। पंडित जी, भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी चर्चा करना यहाँ पे बेहद ज़रूरी है। चीन की तो हम कर ही चुके हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से भुखमरी की हालत आ रही है, वहाँ पे महंगाई की सुनामी देखने को मिल रही है, जनता वहाँ पे त्रहिमाम कर रही है, इस सूर्य ग्रहण से पाकिस्तान पर क्या कुछ असर पड़ेगा? देखा जाए तो अगर अनुसंधान में इस ग्रहण को लिया जाए तो ये अनुसंधान के विषय में मेष राशि का जो ग्रहण है सूर्य पर, ये पाकिस्तान की राशि से राशि छठवीं आ रही है, और ये पाकिस्तान की राशि ग्रहण की राशि से छठवीं होने के कारण वहां पर रोग, भय, भुखमरी और इत्यादि जो अराजकता का वातावरण निर्मित हो सकता है। आने वाले 3 महीने पाकिस्तान के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान की शुभ संकेत नहीं, लेकिन अब आम लोगों की हम चर्चा कर लें। इस सूर्य ग्रहण से आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, उन्हें क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, और सूर्य ग्रहण के दुष्परिणामों से बचने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए? जी जी, आशुतोष जी, आम लोगों के लिए तो देखा जाए तो जहाँ पर ये ग्रहण पड़ता है और जो जहाँ पर दृश्य होता है, जिस राशि में पड़ता है, वहाँ पर इसके प्रभाव होते हैं। उस राशि वाले, उस शहर वाले जातक निश्चित तौर पर इस ग्रहण से प्रभावित होते हैं। आम आदमी, चूंकि ये ग्रहण गुरु को लेकर के हो रहा है, राहु को लेकर के हो रहा है, तो गुरु से संबंधित जो धार्मिक स्थान है, अगर जो धार्मिक लोग हैं जो तीर्थ इत्यादि करते हैं या तीर्थ स्थान इत्यादि में सतर्कता की आवश्यकता है। आम आदमियों को अगर तीर्थ स्थल में ये भ्रमण करने जाते हैं तो वहाँ पर भी वो सावधानी रखें। खासतौर पर इस ग्रहण के प्रभाव से तीर्थ स्थानों पर और जो धार्मिक स्थल हैं उन पर एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है, और चूंकि राहु के साथ में गुरु चंडाली दोष का प्रभाव भी बन गया है, तो ऐसे में 2 ताकतें आपस में भिड़ सकती हैं, 2 दल आपस में आमने सामने जो है तो संघर्ष कर सकते हैं, आमने सामने इनकी टकराहट हो सकती है। क्योंकि राजनीति की जो राशि है, मंगल की राशि मेष, वो अछूती नहीं है, और इस ग्रहण के प्रभाव से राजनीति, मतलब पूरे विश्व की राजनीति एक अलग प्रकार से पलटा खा रही है। तो ऐसे में राजनीतिक माहौल तो निश्चित तौर पर बिगड़ेगा। जब राजनीतिक माहौल बिगड़ता है तो देश की जो सामाजिक और आर्थिक समरसता भंग हो जाती है। राजनीतिक परिदृश्य में भी काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। पंडित जी, थोड़ा और इसको विस्तृत तौर पे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा 2 दल आमने सामने होंगे, और धार्मिक स्थलों को लेकर भी आपने सतर्कता बरतने की कोशिश जो यहाँ पर बयान दिया है, तो हम ये समझ पाए कि कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों को लेकर 2 दलों में टकराव भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह सकते हैं कि जब भी मतलब ग्रहण के प्रभाव होते हैं या इस टाइप के चंडाली दोष बनते हैं तो ये टकराव बन जाते हैं। और चूंकि ये ग्रहण, इस प्रकार का जो ग्रहण है, मेष राशि में जो ग्रहण बना है और त्रिग्रही योग के साथ में बना है, ये सैकड़ों साल बाद बना है। कोई ये मतलब आज तत्कालिक घटने वाली घटनाएं नहीं है, ये सैकड़ों वर्ष अर्थात 100 वर्ष बाद इस टाइप के ग्रहण की स्थितियां बनी हैं। तो जो प्रभाव हैं वो सदियों वाले प्रभाव बन रहे हैं, अर्थात ये ऐसे प्रभाव दे सकता है जो सदियों तक याद किए जाएं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति अछूती नहीं है। अगर इसको खुल के बात करें तो भारत में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, भारतीय राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और निश्चित तौर पर चूंकि जिस समय पर ग्रहण पड़ रहा है उसी दौरान अस्त गुरु राशि परिवर्तन कर रहा है। ऐसे में भारतीय भूभाग पर एक बार फिर से मौसम विपरीत असर करेगा। तो ऐसे में एक बहुत तेज आंधी के साथ में और मौसम का बदलाव होगा जो कि जनमानस को देखने को मिलेगा। तो ये प्रत्यक्ष चूंकि उदाहरण है कि 18, 19, 20 तारीख के आसपास जो स्थितियां बनेगी मौसम की, वो भारतीय भूभाग पर प्रभावित करेंगी। तो इससे जो मंगल है, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, तो किसान पुत्र कहते हैं मंगल के लिए। तो ऐसे में जो खेती किसानी का भूमि पुत्र मंगल है, वो उसकी राशि प्रभावित होने से किसान भी प्रभावित होंगे। और चूंकि ये राशि राजनीति की है तो राजनीतिक भी प्रभावित होंगे। और अगर देखा जाए तो इस ग्रहण के प्रभाव से कई राजनीतिज्ञों को ग्रहण लग जाएगा और उनकी राजनीति खतरे में आ जाएगी। कई राजनीतिज्ञ न्यायालय का दरवाजा खटखटाते दिखेंगे। इस ग्रहण के प्रभाव से कई राजनीतिज्ञों की राजनीति अधूरी हो जाएगी, कई राजनीतिज्ञों के अरमानों पर पानी फिर जाएगा।
और बड़े बड़े षड्यंत्र राजनीतिज्ञों के ऊपर उजागर होंगे। और कई ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो कोर्ट के कटघरे में खड़े तो आएंगे ही, इनके ऊपर कानून का शिकंजा भी कस जाएगा। ये ग्रहण मामूली नहीं है, ये खग्रास ग्रहण है। ये कई राजनीतिज्ञों को अपने चुंगल में फंसा रहा है। जैसे प्राकृतिक प्रकोप भी देश को अपने चुंगल में फंसा लेता है। प्राकृतिक प्रकोप से कई प्रकार की हानि हो जाती है, भूकंप इत्यादि आते हैं, भूस्खलन हो जाता है, सुनामी आती है, तेज हवाएं चलती हैं, इससे लोगों को हानि होती है। इसी प्रकार से राजनीतिक भूकंप होता है। तो राजनीतिक भूकंप जब आता है, जब कई प्रकार के जो राजनीतिज्ञ हैं और उन राजनीतिज्ञों को कई प्रकार से दंड स्थिति बन जाए, कई प्रकार से उनके ऊपर केस मुकदमे रजिस्टर्ड हो जाएं, कई राजनीतिक बंदी बना लिए जाएं, तो ऐसे में जो अराजकता की स्थिति बनी है वो भारत सहित दूसरे देशों में भी ऐसी बन सकती है। खासतौर पर जो पाकिस्तान इत्यादि हमारे तटीय देश हैं, जो हमारे क्षेत्रीय देश लगे हुए देश हैं हमारे, उन देशों में भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि वहां पर अराजकता की स्थिति बन जाए और दो दल आमने सामने आ जाएं। अर्थात किसी भी देश की जो प्रमुख पार्टियां हैं और अगर वो दो पार्टियां हैं वो आमने सामने जो है तो भिड़ंत कर दें, तो ऐसी स्थिति ये अराजकता वाली होती है और देश को कमजोर करने वाली होती है। पंडित जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही है। अब कहीं ना कहीं विषय जो है वो आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ भी बढ़ रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा में इस दौरान क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है? देखा जाए तो देश की आंतरिक सुरक्षा चाक चौबंद होगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोरी हो जाती है ग्रहण के प्रभाव से। चूंकि जो हमारा सूर्य है वो तन का कारक होता है और तन में अगर किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण पड़ता है तो उससे सुरक्षात्मक स्थितियां हमको अपनानी चाहिए। कई ऐसे जो अभी आपने देखा कि इसके पहले ये कोरोना बीमारी आई थी, जो कि ये आंतरिक हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा या पूरे विश्व को भयभीत कर रही थी। तो इस प्रकार से कोई षड्यंत्र टाइप की कोई षड्यंत्री बीमारी जो है तो इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से हो सकती है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से जो पुरानी बीमारियां हैं वो एक नए रूप से उग सकती हैं। जैसे कटा हुआ पौधा पीक आता है, उसी प्रकार से जब ग्रहण इत्यादि पड़ते हैं और वातावरण दूषित होता है तो नेगेटिव एनर्जियां बलवती हो जाती हैं। तो ऐसे में पुरानी बीमारी भयावह स्थिति ले ले या ज्यादा परेशानी दे दे, ऐसे में हमको सतर्क रहना चाहिए। आंतरिक मामलों की अगर बात करें तो हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि राजनीतिक महापरिवर्तन होने वाला है और राजनीति की राशि में जो ग्रहण हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्थिति में हमको षड्यंत्रकारी स्थिति भारत को झेलनी पड़ सकती है। ईर्षा देश की भावना भी जो है तो भारत के ऊपर रहेगी। ऐसे में हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतर्क होने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के रोग और व्याधि इस समय पर बलवती होते हैं, अर्थात ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस ग्रहण के प्रभाव से कोरोना ज्यादा आगे बढ़ सकता है। पंडित जी, कहीं ना कहीं आपने बताया कि भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है, जिस तरह से उन्नति कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं ईर्ष्या का वातावरण दूसरे जो देश हैं जो जलते हैं वहाँ पर निर्मित होगा। और देखने भी आ रहा है, ब्रिटेन में हम देख रहे हैं, वहाँ पर भी चाहे हम पाकिस्तान और चीन तो खैर हमारे हैं ही पारंपरिक दुश्मन, लेकिन ब्रिटेन जैसे देश में, कनाडा जैसे देश में और कई अमेरिका में भी भारत विरोधी जो है कई लोग खड़े हो गए हैं और वो कहीं ना कहीं फंड भी पहुंचा रहे हैं भारत के हमारे जो ऐसे लोगों को जो देशद्रोही हैं। और उसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, कई ऐसे संगठन भी हैं, जहां तक ये बात समझ में आ रही है पंडित जी। लेकिन अब आम लोग के लिए जो मैं सवाल पहले भी आपसे पूछा था, इस ग्रहण के दौरान उन्हें क्या कुछ करना चाहिए जिससे ग्रहण के दुष्परिणामों से बच सकें और क्या कुछ बेहतर उपाय वो कर सकें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आशुतोष जी। देखा जाए तो ग्रहण जहाँ भी पड़ते हैं और जब भी ग्रहण पड़ते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तनाव ही उत्पन्न करने वाले होते हैं और ग्रहण दूषितता ही फैलाते हैं। कहीं ना कहीं वातावरण में नेगेटिव एनर्जी व्याप्त हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जाएं व्याप्त हो जाती हैं। जो सूर्य की सही ऊर्जाएं हैं वो पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं। ऐसे में हमारा तन और मन दोनों ही जो है तो उद्लेखित हो जाता है। और ऐसी स्थिति में हम आम समाज की अगर बात करें, आम जनों की बात करें, तो जिस राशि में ग्रहण पड़ रहा है, चूंकि मेष राशि के 6 अंश पर जब सूर्य पहुंचेंगे उस समय पर यह ग्रहण पड़ेगा। तो ऐसे में चूंकि सूर्य को पिता की संज्ञा दी गई है और हमारा मानना है, हमारे जो सनातन धर्मावलंबी हैं तो ये मानते हैं कि सूर्य हमारे पिता हैं
और अगर देखा जाए कि पिता को कहीं पर भी कष्ट हो, चाहे वो विदेशों में ग्रहण, चूंकि ये पड़ रहा है, भारत में ये ग्रहण नहीं दिख रहा है, लेकिन ये ग्रहण विदेशों में भी पड़ रहा है, अगर हमारे पिता को विदेश में कोई कष्ट हो रहा है तो दुख तो यहां भी होगा। तो ऐसे में जनमानस तो प्रभावित होंगे, भले वो विदेश में कष्ट हो रहा है। तो लोगों को अगर जनमानस को चाहिए कि सूर्य मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः इत्यादि पंचाक्षरी इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। और सूर्य ग्रहण के पूर्व निश्चित तौर पर हमको सूर्य आराधना में लीन रहना चाहिए, और सूर्य ग्रहण के पश्चात हमको ग्रहण स्नान करना चाहिए, और स्नान के पश्चात हमको ग्रहण दान करना चाहिए। खास तौर पर उन राशि वालों के लिए जरूर करना चाहिए ग्रहण दान जिन राशि में, अर्थात मेष और वृश्चिक राशि में इन ग्रहण का विशेष प्रभाव है। वैसे संपूर्ण राशि वालों को इन ग्रहण के निवारण के लिए ग्रहण स्नान और ग्रहण दान जरूर करना चाहिए। भले वो विदेशों में ग्रहण दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि सूर्य हमारे सनातन धर्मावलंबी उनको पिता का दर्जा देते हैं, तो सूर्य हमारे पिता हैं, सनातन पिता हैं। तो ऐसे में पिता को अगर कोई कष्ट पड़ता है तो पुत्र कहीं पर भी हो उसको निश्चित तौर पर संताप होगा। तो उस दुख के निवारण के लिए, सूर्य को उच्च बल प्रदान करने के लिए हम सभी को सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए, और जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं उनका पालन जरूर करना चाहिए। कोई ऐसे कार्य भी हैं जो इस दौरान निषेध हैं, कुछ ऐसे सतर्कता बरतनी चाहिए? जहाँ पर सूर्य ग्रहण की छाया दृश्य होती है वहाँ पर हमको मूर्ति स्पर्श नहीं करना चाहिए और मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए, और ऐसी स्थिति में कई बार जब हम सूर्य ग्रहण की जो दूषित छायाएं हैं वो गर्भस्थ शिशु पर पड़ती हैं तो अपंग हो जाता है, मानसिक रूप से व्यक्ति किसी भी प्रकार से लकवाग्रस्त हो जाता है, आंखों में परेशानी होती है, मस्तिष्क खराब हो जाता है। तो ये सावधानी बरतनी चाहिए, हमको नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए, ना ही बाहर निकलना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय मूर्ति स्पर्श और मूर्ति के आप दर्शन कर सकते हैं। इस समय पर हमको भजन कीर्तन इत्यादि करना चाहिए, और भजन कीर्तन के पश्चात हमको जो देखा जाए तो सूर्य ग्रहण के लिए, शुद्धता के लिए मंदिरों को पवित्र करना चाहिए। गंगा जल इत्यादि से हमको उनकी जो नेगेटिव सूर्य के समय पर, ग्रहण के समय पर जो नेगेटिव एनर्जी आई है उसको हम दूर करने के लिए गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में हम ग्रहण का स्नान और दान करके ही उस ग्रहण से निवृत्त हो सकते हैं। ग्रहण से निवृत्त हो सकते हैं। पंडित जी, आपने सूर्य ग्रहण को लेकर, जो कि 2023 का पहला सूर्य ग्रहण है, उसके बारे में बहुत ही विस्तृत हमें जानकारी बताई। भारतवर्ष को लेकर, विश्व परिदृश्य को लेकर भी आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, और आम लोगों को किस तरह से सतर्कता बरतनी चाहिए उसके बारे में आपने हमें बहुत ही विस्तारपूर्वक बताया। आप हमारे स्टूडियो में आए और इस तमाम जानकारी हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित विनोद गौतम जी के माध्यम से हमने 2023 के पहले सूर्य ग्रहण को लेकर तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वह आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आप और कुछ क्या जानना चाहते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स पर जाकर हमें ज़रूर बताइएगा। जो भी लोग हमें फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो भी हमारे दर्शक टीवी के माध्यम से देख रहे हैं अगर वो प्रोग्राम पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। फिलहाल अपने मित्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन, और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा